हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी वाला, जहां पर हम लोग संकल्प बैच में कर रहे हैं कंप्लीट 12th क्लास की मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर सीरीज जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का है। इससे पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर डिस्कस किया और डिफरेंशिएशन करना सीखा, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखे। तो अब हम लोग इस चैप्टर सीरीज के अंदर देखेंगे कि जो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने करना सीखा, जिसकी अलग अलग मेथड्स पे हम लोगों ने कमांड हासिल करी, तो क्या इन डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल हमारे डेली लाइफ के कॉन्सेप्ट्स में यूज होता है क्या। तो अलग अलग एप्लीकेशंस यहाँ पर देखे जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला एप्लीकेशन जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रेट मेजरमेंट का। रेट मेजरमेंट का फिजिकल मीनिंग हम लोग सबसे पहले समझेंगे एंड देन उसके बाद एक बार इसका मतलब जब समझ में आ जाता है तो वी कैन अप्लाई दिस ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। और बहुत ही स्मूथली मैं क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। बस हाँ, कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को रेगुलरली यहाँ पर अपडेटेड रहना होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, दैट इज क्लास 9th और 10th के अंदर आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का चैप्टर पढ़ा होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ द मेंसुरेशन। तो उसके अंदर जितने भी फॉर्मूले होते हैं तो आप देखेंगे कि वो फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं। तो शुरू करें, बिल्कुल शुरू करते हैं दोस्त। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहला रेट मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है एंड हम लोग बात जानेंगे कि फिजिकल मीनिंग क्या होता है रेट मेजरमेंट का। फिजिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरीके से इसको समझना है, कैसे इसको अप्लाई करना है, उसके लिए हमें एक बेसिक आइडिया चाहिए होगा। एंड देन हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, और एक बार इसका मतलब अगर समझ में आ जाता है तो बस कुछ नहीं है दोस्त, हम लोग क्वेश्चंस लगाने शुरू कर देंगे, है ना। तो रेडी हैं? एकदम एकदम रेडी हैं सर, एकदम रेडी हैं। तो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, हम लोगों ने डेरिवेटिव्स पढ़ा। तो डेरिवेटिव्स में जो डी वाई बाई डी एक्स है, हम लोग थोड़ी देर के लिए सिर्फ उस डी वाई बाई डी एक्स के मतलब को ही समझने के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। जैसे ही हमें वो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब समझ में आ जाएगा, बस हम लोग कूद कर कहाँ पहुंच जाएंगे, क्वेश्चंस के ऊपर पहुंच जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चंस, और मतलब बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी भाया, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। हाँ, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली थोड़े अच्छे लेवल के बनते हैं जो कि मैं आप लोगों को एंडिंग तक करवाऊंगा। मतलब अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये देखें कि सर थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस भी करवा दीजिएगा, तो वैसे क्वेश्चंस भी मैं लेकर आया हूं और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे और डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फिजिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। कि फिजिकल मीनिंग क्या होता है। देखिए, आप अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स जैसी चीज तो पढ़ी ही होगी, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने एक लेटर ऐसे करके लिखते होंगे, डेल्टा एच। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ये क्या होता है सर? चेंज इन हीट एनर्जी, है ना। डेल्टा एच इज चेंज इन हीट एनर्जी, यानी अगर आप किसी चीज को हीट कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसमें उसके टेम्परेचर में जो चेंज आता है, या फिर आप डेल्टा टी अगर लिखते हैं तो डेल्टा टी क्या हो जाता है? डेल्टा टी इज द चेंज इन द टेम्परेचर। तो ये जो डेल्टा शब्द है, ये हम लोग बोलते हैं द चेंज इन सम क्वांटिटी। अब वो क्वांटिटी क्या हो सकती है? जैसे कि अगर फिजिक्स में बात करें तो अपना टेम्परेचर हो जाता है, थर्मोडायनेमिक्स में अगर जाते हैं तो वहां पर हमारा एच जो है वो हीट एनर्जी हो जाता है। तो मैथमेटिक्स में अगर बात करते हैं तो हम लोग यहां पर ऐसी चीजें का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम जो होता है उसका चेंज, ठीक है सर। अगर लेंथ होता है तो उसका चेंज, अच्छा। अगर हाइट होता है तो उसका चेंज, रेडियस होता है तो उसका चेंज, है ना। तो बात तो समझ में आ गई। डेल्टा वी, डेल्टा एस, डेल्टा एच, डेल्टा एल, डेल्टा आर। तो डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज इन द क्वांटिटी। यहां पे मैं बता देता हूं कि सपोज करो यहां पे डेल्टा क्यू अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? चेंज इन क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी कैसी भी हो सकती है बेटा, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आप किस तरीके का सवाल यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, कौन से मैथमेटिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है, उस क्वांटिटी की बात हो रही है। अब इसी क्वांटिटी को इसी क्वांटिटी को अगर हम लोग लिखना चाहें कि सर वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, बच्चा वेरी स्मॉल चेंज
मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ये शब्द बार बार बताने की ज़रूरत है, लेकिन स्टिल मैं एक बार ज़रूर बताऊंगा कि वेरी स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए आप किसी भी क्वांटिटी के अंदर चेंज लाते हैं, तो वो चेंज क्या हो सकता है। मान लीजिए आपके पास आर कितना था, आपके पास आर 1 सेंटीमीटर था, आपने आर की वैल्यू क्या कर दी, थोड़ी देर बाद आपका रेडियस जो है वो 1.2 सेंटीमीटर हो जाता है। थोड़ी देर बाद तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है, 1.2 हो जाती है 1 सेंटीमीटर से। तो आप कहेंगे सर पहले से बाद में रेडियस की वैल्यू में चेंज कितना आया सर, 0.2 सेंटीमीटर का चेंज आया। तो दिस इज कॉल्ड डेल्टा आर, द चेंज इन द रेडियस, है ना। सर यही चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इसको ऐसे ना लिखकर मैं कहूं कि सर किसी समय अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर था, थोड़ी देर बाद जो रेडियस है वो 1.00000001 सेंटीमीटर हो जाता है, तब आप इसको डेल्टा आर ना लिखकर क्या लिखेंगे, डी आर लिखेंगे। डी आर का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन द रेडियस। तो अब आपका क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में जो चेंज आया है वो बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी में चेंज आया है, तो दैट डेल्टा आर इज नाउ कंसिडर्ड एज द डी आर। ठीक है, तो डी क्या है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। ये चीज आपको सबसे पहले समझना है। ओके सर, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है इस बेसिस पे हम लोग वेरी स्मॉल चेंज को क्या बोलेंगे, डी आर बोलेंगे, है ना। ओके, डी आर हम लोग यहां पर बोलेंगे इसको। तो अब थोड़ा सा लैंग्वेज बेसिस पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहां पर देखेंगे तो आपको पता लगेगा, ये कह रहा है कि सर सपोज कीजिए कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स है, वो एक फंक्शन है। हमने कहा कि सर कोई स्मॉल चेंज हमने x की वैल्यू में किया एंड दैट वैल्यू इज डेल्टा x। हमने x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा छोटा सा चेंज किया। लेट अस से दैट वैल्यू इज डेल्टा x, x के अंदर जो चेंज आया है ना। जैसे मैं सामने आता हूं तो बहुत डरावना हो जाता हूं क्या, नहीं ठीक है, काम चला लेना, है ना। मेरे को ऐसे घूमते घूमते करने के पढ़ाने का मजा आता है। फिर उसके बाद बोलता है कि सर अगर मैं x की वैल्यू में चेंज लाता हूं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आप लोगों को, छोटा सा, सर छोटा सा देना, आप छोटा बोलते बोलते बड़ा दे देते हो, ठीक है छोटा ही देंगे। सपोज कीजिए एफ एक्स बराबर क्या है सर, एक्स स्क्वायर है। सपोज कर लिए, सपोज सर अगर f, मैं कहता हूं कि सर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है 1 सेंटीमीटर है या 1 है, कुछ भी मान लीजिए। मैं कहता हूं कि सर चेंज आप कितना लेकर आ रहे हैं, चेंज लेकर आ रहे हैं आप 0.001 का चेंज लेकर आ रहे हैं। लेट अस सपोज डेल्टा x कितना है, 0.001 का चेंज आप लेकर आ रहे हैं। तब आप कहेंगे कि सर f1 कितना हो जाएगा, f1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो ये हमारा y हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो f1 प्लस या फिर x प्लस डेल्टा x की बात करूं, तो ये x प्लस डेल्टा x जो होगा, यानी जब मैंने x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज लेकर आ गया, थोड़ा सा चेंज जोड़ दिया, तब आप कहेंगे कि सर हमने f के अंदर क्या डाला, 1.1 प्लस 0.01 हम लोगों ने वैल्यू चेंज लेकर आए, 0.001 लेकर आए। तो हमारे पास यहाँ पर f के अंदर 1.0001 ये एक वैल्यू यहाँ पर डलेगी और आपका आंसर हो जाएगा 1.0001 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ दिस वैल्यू विल बी 1.00020001 हो जाएगा। ऐसा कुछ वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यही आंसर होना चाहिए, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, 0001 होना चाहिए था, यही गलती है, मुझे लग ही रहा था क्या गलती है। तो ये क्या होना चाहिए सर, 0001 होना चाहिए। तो ऐसा करके एक वैल्यू आ जाएगा, फिर से गलती सर, ऐसी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तब आप कहेंगे कि सर हमारे पास y पहले क्या आ रहा था, सर y पहले हमारे पास 1 आ रहा था और अब y की वैल्यू क्या आ रही है सर, ये आ रही है। तो आप यहां से कहेंगे कि सर चेंज इन y क्या हो गया, चेंज इन y हो गया कि सर हमारे पास पहले 1 था और बाद में हमारे पास 1.000200001 आ रहा था और -1 कर देंगे, तो अब मेरा चेंज जो है 0.000200001 आ रहा है। तो y के अंदर चेंज कब आया, y के अंदर चेंज तब आया जब आपने x की वैल्यू को चेंज किया, है ना। तो हम कह रहे हैं कि सर अगर हम लोग x की वैल्यू को चेंज करते हैं तो y की वैल्यू में करस्पॉन्डिंगली चेंज आएगा। करस्पॉन्डिंग मतलब जितना चेंज आप x के अंदर लेकर आएंगे उसी के हिसाब से y के अंदर चेंज आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि y अपने हिसाब से चेंज हो रहा होगा, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओवर द x, है ना। तो अगर x के अंदर चेंज ला रहे हैं तो y के अंदर भी करस्पॉन्डिंगली चेंज आता रहेगा। ठीक है सर, बात समझ में आती है।
तो बस यही चीज अगर हम लोग डिस्कस करें और फिर आगे बोले कि सर हम बात कर रहे हैं कि डेल्टा वाई जो है वो क्या है सर, करस्पॉन्डिंग चेंज है इन वाई, वाई में आया हुआ चेंज है करस्पॉन्डिंग। तो डेल्टा वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, डेल्टा वाई की वैल्यू निकलेगी कि जब हमने x प्लस डेल्टा एक्स डालकर f की वैल्यू निकाली और जब हमने पहले x की वैल्यू डालकर f निकाली थी, तो इनसे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द डेल्टा वाई। ठीक है सर, दैट विल बी द डेल्टा वाई, ये चीज हमें समझ में आ जाती है। अब हमने कहा कि सर अब ये जो हम लोगों ने डेल्टा वाई निकाला और ये जो डेल्टा एक्स निकाला, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इनके रेशो को कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी अगर एक्स को बदला जा रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में y का एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होगा, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द दिस एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन क्या है सर, ये वाला एक्सप्रेशन है ना, दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर हम लोग एक छोटी सी चीज करेंगे, हम वो छोटी सी चीज क्या करेंगे, हम कहते हैं कि सर ये डेल्टा एक्स जो है ये क्या है सर, क्वांटिटी के अंदर चेंज है। हम इस डेल्टा एक्स को क्या करेंगे बेटा, हम इस डेल्टा एक्स को इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ हम लोगों ने लिमिट लगा दिया कि डेल्टा एक्स जो है वो सर बहुत छोटा है यानी टेंडिंग टू जीरो है, यानी डेल्टा एक्स जो है हम लोग बहुत 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 छोटा ले रहे हैं, बहुत छोटा समझ रहे हो ना, वही 0.000000000000001 है ना, वैसा वाला चेंज अगर हम लोग लेकर आ रहे हैं तो सर ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, तो ये चीज जो होगी सर डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा सर, वो dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, वेरी स्मॉल चेंज इन द क्वांटिटी बिकॉज यू आर टेकिंग वेरी स्मॉल चेंज, so that will be represented as the dx, okay, and obvious सी बात है अगर मैं x की वैल्यू में बहुत 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 छोटा चेंज कर रहा हूं तो करेस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू में भी बहुत कम चेंज देखने को मिलेगा, पॉइंट है बिल्कुल। तो ये किस में बदल जाएगा सर, ये dy में बदल जाएगा। तो अब इस सिचुएशन में ये जो एक्सप्रेशन आपके पास बन रहा है दैट इज dy बाई dx, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस rate of change of y with respect to x। इंस्टेंटेनियस का मतलब उस मोमेंट में, जिस मोमेंट में x बदल रहा है उस मोमेंट में y का क्या चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या है सर, ये एवरेज है। आपने ये एग्जांपल कहां पढ़ा होगा, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में फर्क पड़ा है ना, ये पढ़ा था ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सर, टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जबकि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात क्या करते हैं सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो ds बाई dt होता है, यानी व्हाट इज द स्मॉल चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस एंड dt इज द वेरी स्मॉल चेंज इन द टाइम, यानी ठीक उसी पल। इसे थोड़ा एग्जाम्पल बेसिस पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप बच्चों में से कोई ना कोई हो सकता है किसी तरीके का कोई व्हीकल चलाता हो, अगर नहीं भी चलाते तो आपके पापा चलाते होंगे, या फिर अगर कोई नहीं चलाता है तो आप लोग स्कूल जाते हुए शायद किसी बस का इस्तेमाल करते हो, किसी वैन का इस्तेमाल करते हो, या कैसे कैसे भी। सपोज आप साइकिल चलाते हो भाई, सपोज कुछ तो चलाते होगे भाई, कुछ तो चलाते होगे, फोन चलाने की बात नहीं कर रहा हूं यार, नहीं, कोई व्हीकल, ठीक है, ओके। सो उस दौरान सपोज कीजिए आप घर से निकले और आपके सामने क्या है, खुली रोड है, आप मस्त साइकिल चला रहे हो, एकदम बढ़िया स्पीड से चला रहे हो। एक खुली रोड पार करने के बाद आपके सामने एक मार्केट आती है। अब उस मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आलू खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, तो आप वहां पे क्या करोगे, आप उतनी ही स्पीड से साइकिल नहीं चलाओगे ना, आप थोड़ा सा स्लो चलाओगे ताकि किसी को लग ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, रब्बा रब्बा ऐसा कुछ। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, अचानक आप फिर एक और रोड में आते हो, उस रोड में क्या होता है सर, बहुत गंदा ट्रैफिक जाम होता है, वहां पर आपको साइकिल ऐसे ना खींच के लेकर जानी पड़ती है, आप वैसे चलाकर नहीं ले जा पाते हो। तो यहां हो क्या रहा है कि आप
इस सिचुएशन के अंदर जब घर से स्कूल तक पहुंचे होंगे तो डिस्टेंस तो हमारा फिक्स था, डिस्टेंस हमारा फिक्स था घर से स्कूल तक का, उसमें टाइम लग गया मान लो आधा घंटा या 1 घंटा। तो आप मान लेते कि सर स्कूल से घर तक का डिस्टेंस था 1 किलोमीटर और हम लोग पहुंचे 1 घंटे के अंदर, तो व्हाट इज द स्पीड, एवरेज स्पीड निकालेंगे हम लोग यहाँ पर कि सर 1 किलोमीटर और 1 घंटा यानी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगी होगी। तो क्या आप घर से जब चले थे, जब आपको खाली रोड मिली थी, तब भी आप 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही साइकिल चला रहे थे? नहीं ना, है ना? बात समझ में आ रही है? तब आपने 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो नहीं चलाई होगी। तो हम अगर ये जानना चाहें कि हमने उस वक्त कितनी तेजी से साइकिल चलाई थी, या फिर जब आप मार्केट में थे तब कितनी तेज साइकिल चलाई थी, या फिर जब आप उस जाम वाले रोड में थे तब आपने कितनी तेज साइकिल चलाई थी, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। उस पल में, उस मौके पर, उस वक्त पर आपने कितनी तेज साइकिल चलाई, वो वाली स्पीड अगर आपसे मांगी जाए तो उसके लिए हम लोग डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां हम छोटे से छोटे चेंज के बारे में बात कर रहे होते हैं, पल 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 की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, वो मुन्ना भाई का गाना याद आ गया मेरे को। तो बात समझ में आ रही है कि हम लोग यहाँ पे इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं कि डेरिवेटिव जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ मेजर बताता है हमें, कोई भी क्वांटिटी जो है वो उस पल में कितनी तेजी से बदल रही है, किसी दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कितनी तेजी से बदल रही है। दैट इज द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजरमेंट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? बिल्कुल। अब मुद्दा यह है कि जनरली हम लोग यहाँ पे dy बाई dx यूज नहीं करते हैं जब हमें किसी भी चीज का रेट कैलकुलेट करना होता है। मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं, फिजिक्स की हेल्प लूंगा मैं यहां पर आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, जैसे 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 कि सर हम लोग करंट के बारे में जानते हैं, करंट, इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग जानते हैं कि सर आई जो होता है ये हमारे पास एक्चुअली में डी क्यू बाई डी टी होता है। हाँ सर, डी क्यू बाई डी टी होता है। अच्छा, हम लोग वेलोसिटी के बारे में जानते हैं, सर वेलोसिटी जो होता है दैट इज v जो होता है ये हमारे पास ds बाई डी टी होता है। अच्छा सर, हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं दैट इज ये हमारे पास dv बाई डी टी होता है। सर हम लोग फोर्स के बारे में जानते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, ये सर dp बाई डी टी यानी मोमेंटम का चेंज देखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और भी बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज होंगे जो शायद अभी मुझे याद नहीं आ रहे, क्योंकि भाई मैं फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ा हूँ, मैं तो मैथ्स पढ़ा हूँ। तो फिजिक्स वाले क्षितिज सर से पूछना और कौन कौन से होते हैं, या तो तुम्हें भी पता होना चाहिए, तुम लोग इतना समझदार बच्चे हो, हैं? बिल्कुल। और बेटा ऐसे करके कुछ ओमेगा भी होता है, डी ओमेगा बाई डी टी यानी रेडियल वेलोसिटी होता है, कुछ होता है ना, मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा। चलो, तो हमने कहा कि सर यहां पर देखिए जनरली हम लोग जो भी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, यानी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। हम क्या निकाल रहे हैं सर? विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हर जगह पे हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, और इस चैप्टर का मेजर कॉन्सेप्ट जो है वो भी बेटा विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही होता है, कि हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि कोई चीज अगर बदल रही है तो कितनी तेजी से बदल रही है, कितना फर्क आ रहा है, क्या है, कैसे है, वो सारे खेल, है ना। तो ऐसे ही हम लोग वॉल्यूम का भी जो चेंज होगा वो ऐसा हो सकता है कि हम लोग जनरली तो किसके रेस्पेक्ट में चेंज देखेंगे? टाइम के रेस्पेक्ट में देखेंगे। लेकिन ऐसे देयर आर पॉसिबिलिटीज, देयर आर सम क्वेश्चंस जहां पर हम लोग उसके रेडियस के रेस्पेक्ट में भी चेंज देखते हैं कि अगर हम लोग रेडियस को बदल रहे हैं तो उतनी तेजी से उसका वॉल्यूम कैसे बदल रहा होगा, या फिर हाइट को बदल रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कैसे बदल रहा होगा। सो ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगे जिसमें किसी क्वांटिटी का जो चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना देखकर हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी देखा है, जैसे कि रेडियस या फिर हाइट या फिर कुछ और, है जी। ठीक है, तो ये बेसिक बात हमें समझ में आती है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूं कि आपको कैसे इन चीजों को समझना है, कैसे बात करना है। एक एक सवाल यहां पर आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, सो दैट आप लोगों का एक बेस कॉन्सेप्ट भी तैयार हो और आप उसको लेकर एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग भी साथ में रखें। जैसे क्वेश्चन है, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, तो ये कहना क्या चाहता है दोस्त? ये कहना चाहता है हमारे पास सर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो हमारे पास x दिया गया है
और इसका जो ब्रेथ है वो हमें क्या दिया गया है सर, y दिया गया है। ओके सर, तो ये कह रहा है कि सर हमारा जो x है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी हमारा dx बाई dt जो है वो क्या कर रहा है सर, लेंथ को पहले के कंपैरिजन में छोटा कर रहा है। और कितनी तेजी से छोटा कर रहा है सर, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी आप लिखेंगे 5 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से वो कम कर रहा है। मजा नहीं आया, यहाँ पे छोटा लिख लिखो, यहां लिखो dx बाई dt कितना हो गया सर, कम कर रहा है, लेंथ को छोटा कर रहा है, तो माइनस के 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी वो समय के हिसाब से लेंथ को कम कर रहा है, इसीलिए मैं माइनस का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इट इज डिक्रीजिंग, ये कम हो रहा है। वहीं पर y जो है सर, ये dy बाई dt जो है ये अपना बढ़ा रहा है इस लेंथ को, और कितनी तेजी से बढ़ा रहा है सर, dy बाई dt जो है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से चीज को इंक्रीज कर रहा है, यानी उसकी विड्थ को बढ़ा रहा है। तो ऐसा होगा कि धीरे धीरे अपना लेंथ जो है बेटा वो कम होता जाएगा, ऐसे इस तरफ होता जाएगा, और विड्थ जो होगा बेटा वो बढ़ता जाएगा, है ना। तो पहले अभी रेक्टेंगल ऐसा दिख रहा है, तो कभी रेक्टेंगल ऐसे ऊपर की तरफ लंबा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपको डिफरेंस थोड़ा सा इमेजिन करना होगा, है ना। तो अब ये मेरे से कह रहा है कि सर वो एक पल होगा जब बेटा, कब, जब, है ना। यह ध्यान से देखना बेटा, ये व्हेन जो है ये आपके लिए बहुत जरूरी लेटर होता है, दैट इज व्हेन। इसको ढूंढने की कोशिश करें कि एग्जांपल में आपको कहां दिया जा रहा है, कब की बात कर रहा है। मैंने बोला था ना कि जब आप खुली रोड में थे, जब आप मार्केट में थे, जब आप भीड़ वाले रोड में फंस गए थे, तो ये वो एक समय दे रहा है, कब, जब बेटा हमारा x जो था, यानी हमारी लेंथ जो थी सर वो 8 सेंटीमीटर थी, और जो हमारा विड्थ जो था वो 6 सेंटीमीटर था। ये उस पल की बात कर रहा है जब, है ना। तब बोल रहा है कि सर फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो अब हमें दो चीजें करनी है, ध्यान से सुनिएगा सर। हमें दिया क्या क्या गया है, हमें एक ये क्वांटिटी दी गई है दैट इज dy बाई dt। अच्छा, हमें एक ये क्वांटिटी दी गई है दैट इज dx बाई dt। तो ये लिख लेते हैं हम लोग कि सर हमें लेंथ का डिक्रीज होने का रेट दिया है माइनस के 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, हमारे विड्थ का इंक्रीज होने का रेट दिया गया है दैट इज 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, तो ये बढ़ रहा है तो हम लोगों ने प्लस में लिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि सर हमें बताइए कि चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या होगा। तो बच्चे जब हम लोग पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल P जो होता है बेटा वो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। सर लेंथ को तो हमने x लिया हुआ है और ब्रेथ को हम लोगों ने y लिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ सर, अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसे अगर टाइम के हिसाब से चेक कर रहा हूं तो मैं टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएशन करूंगा। तो चलिए करिए डिफरेंशिएशन। तो हम लोग यहां पर कर रहे हैं सर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, समय के हिसाब से आप इसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप कहेंगे सर हमारा पेरीमीटर जो है वो समय के हिसाब से डिफरेंशिएट होगा तो dp बाई dt बन जाएगा। सर 2 तो अपना कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव बेटा dx बाई dt हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव बच्चा dy बाई dt हो जाएगा, है ना। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर dp बाई dt निकालना है तो ये dx बाई dt कितना है सर, dx बाई dt हमारे पास माइनस के 5 है और dy बाई dt प्लस के 4 है, तो कुल मिलाकर हमारे पास यहां पर आ जाता है माइनस के 2 दैट इज dp बाई dt। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट खेल जो बच्चा बहुत ज्यादा इग्नोर करता है वो क्या, वो ये कि सर पेरीमीटर हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, लेंथ हो, कुछ भी हो, वो उसकी यूनिट नहीं लिखता है। काहे नहीं लिखते हो भाई, काहे नहीं लिखते हो? इसके ऊपर तो जोक भी आते हैं, तो जोक पढ़ते हो तब नहीं समझ में आता कि यूनिट लिखना जरूरी होता है, हैं? काहे? अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका वजन कितना है तो आप तो बोल दोगे सर 50। बेटा 50 किलो बोलने का ना, 50 किलो बोलने का, 50 न्यूटन बोलने का। अब ये किलो और न्यूटन वाला भी मैं बात कर सकता हूं, लेकिन वो मेरा फील्ड नहीं है भाई, किलो न्यूटन वाला। आपको मालूम है ना, कमेंट सेक्शन में बताना है किलो न्यूटन वाला क्या नाटक है ना। तो अभी अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो सर पेरीमीटर इज अ टाइप ऑफ लेंथ, पेरीमीटर इज अ टाइप ऑफ लेंथ। अब कुछ बच्चों का यहां तक कॉन्सेप्ट हिला हुआ है, कहां तक सर, कहां तक हिला हुआ है आप हमें बताइए। बेटा इधर देख लो, चलो ये बच्चा, ये हमारे पास क्या होता है, ये होती है लंबाई, ये होती है लेंथ, है ना। तो लेंथ जो होती है बेटा ये होती है अपने पास 1 डायमेंशन। अच्छा, और सर और बच्चे
ये जो होता है बच्चे, ये होता है हमारे पास एरिया। ई का होता है सर, ई होता है एरिया। तो एरिया जो होता है बेटा वो क्या होता है सर, ये होता है 2 डायमेंशन। ये कैसा होता है सर, 2 डायमेंशन होता है। अच्छा ओके सर, और क्या बताना चाहते हैं आप वो भी बता दीजिए, हम बैठे ले। ठीक है, तो इधर देखो भाई, जो बताना चाहता हूं वो जरा ध्यान से देखिएगा। बनाइए सर, बहुत टाइम ले रहे हैं आप भाई, थोड़ा कलाकारी वाला काम है ना, तो दो मेरे को थोड़ा सा टाइम। ये क्या है सर, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर अगर आप पानी भर दोगे तो वो पानी क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये पानी भर दोगे तो ये पानी का क्या निकलेगा सर, ये निकलेगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशनल यूनिट। कैसा होता है सर, 3 डायमेंशन यूनिट होता है, 3 डायमेंशन में ये पाया जाता है। तो अब मैं अगर बात करूं कि लेंथ जो होता है बेटा, इसमें हमेशा आपको 1 डायमेंशनल यूनिट सिस्टम का यूज करना होता है, जैसे कि सेंटीमीटर हो जाए, या फिर मीटर हो जाए, या फिर किलोमीटर हो जाए, या फिर मिलीमीटर हो जाए, ऐसे यूज करना है। सर 2 डायमेंशनल यूनिट सिस्टम कैसे होते हैं, 2 डायमेंशनल यूनिट सिस्टम बेटा जैसे सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाए, मीटर का स्क्वायर हो जाए, किलोमीटर का स्क्वायर हो जाए, या फिर मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाए। एरिया के लिए आपको हमेशा स्क्वायर सिस्टम में यूज करना होता है। और वॉल्यूम जो होता है ये सर 3 डायमेंशनल यूनिट होता है, यानी कि आप इसे सेंटीमीटर का क्यूब ले लीजिए, मीटर का क्यूब ले लीजिए, किलोमीटर का क्यूब ले लीजिए, या फिर आप मिलीमीटर का क्यूब ले लीजिए। सो ऑलवेज यूज क्यूबिकल सिस्टम यूनिट्स, जो कि वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, हालांकि ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात ही नहीं, दुख मत करना बिल्कुल। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर मान लो कि ए नाम का लड़का जो है वो यहां खड़ा है, वो पहले यहां से ऐसे करके चलता है, इस तरफ चलता है, ये चलता है चलता है चलता है चलता है, तो इसने यहां से मान लो 10 मीटर ट्रैवल कर लिया। फिर वो यहां से ऐसे चलता है, यहां चलता है, यहां मान लो उसने 4 मीटर ट्रैवल कर लिया। सर फिर वो यहां चलता है, 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 सर फिर से उसने 10 मीटर ट्रैवल कर लिया, और यहां चलता है, यहां चलता है, यहां चलता है, तो उसने अगेन 4 मीटर ट्रैवल कर लिया। तो अब अगर मैं पेरीमीटर कैलकुलेट करूं, तो सर पेरीमीटर जो होता है वो लेंथ, या फिर लेंथ ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल, लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड, यही होता है पेरीमीटर। या फिर अगर मैं बात करूं यहां इस डायग्राम के हिसाब से लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल, और सर लेंथ जो होता है वो 1 डायमेंशनल यूनिट होती है। तो आप इसे जब गिनोगे तो आप ऐसे तो गिनोगे 10 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 4 मीटर। तो इसका मतलब मैं यहां से अगर आपसे पूछूं कि सर 4 4 8 और 20 28 मीटर हो जाएगा, तो पेरीमीटर का सिस्टम ऑफ यूनिट क्या आ जाएगा सर, 1 डायमेंशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आ जाएगा, आएगा। तो सर जब यहां तक हमें बात समझ में आ जाती है तो हम ये कहेंगे कि सर ये जो पेरीमीटर आया है ना, इसका रेट ऑफ चेंज अगर मुझे लिखना है तो इसका एसआई यूनिट सिस्टम भी, मतलब यूनिट सिस्टम भी हमें देना पड़ेगा। तो हम कहेंगे सर जब हमारे लेंथ जो है वो सेंटीमीटर्स में थे, तो इसका मतलब मेरा पेरीमीटर जो होगा वो भी सर सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से ही चेंज हो रहा होगा। अब जाके आपका फाइनल आंसर माना जाएगा बेटा। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा है तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, ये बात याद रखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को वार्निंग दे दी है, ये वार्निंग की तरह रखना बेटा। अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं लिखेंगे फिर भी, तो बेटा अपनी मर्जी के मालिक तो हर कोई है, आप भी अपनी मर्जी के मालिक हो जाओ। ठीक है सर। अब यहां देखिए बेटा, अब हमें एरिया की बात करनी है सर। एरिया, सर एरिया जो होता है वो हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी एक्स इंटू वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अच्छा, अब मैं कहूंगा सर मुझे यहाँ पे एरिया का रेट मेजरमेंट चाहिए, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहां पर आ जाएगा डी ए बाई डी टी आ जाएगा। इसमें लगाओगे बेटा प्रोडक्ट रूल। सर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव यानी डी एक्स बाई डी टी, और सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड फंक्शन डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। जी सर। सर डी एक्स बाई डी टी कितना है, डी एक्स बाई डी टी अपने पास माइनस के 5 है और डी वाई बाई डी टी 4 है, तो इसका मतलब ये माइनस के 5y प्लस के 4x बन जाएगा। जी सर। ये क्या हो गया, डी ए बाई डी टी। सर इधर से डी पी बाई डी टी की तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ रही थी, कोई पर्टिकुलर स्पीड आ रही थी, लेकिन सर यहां पर ना अभी भी y और x की वैल्यू अटकी हुई है। तो इसके लिए बेटा उसने क्या किया था, इसके लिए उसने किया था
कि हमारे पास उसने एक मोमेंट दिया होगा। क्या मोमेंट दिया है भाई? इधर देखो सर, उसने साफ साफ बोला था कि वो मोमेंट जब x की वैल्यू 8 है और वो मोमेंट जब y की वैल्यू 6 है, तो हम लोग इसी मोमेंट की बात करेंगे और बोलेंगे सर व्हेन x बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड y बराबर 6 सेंटीमीटर, उस मोमेंट की जब हम लोग बात करेंगे तब हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको। कैसे लिखते हैं दोस्त? इधर देखिए, dA/dt, ये हो गया बेटा वेन का सिंबल, ऐसे डंडी खींच दोगे तो वेन। यहां पर आप ऐसे लिख दोगे कि सर x बराबर 8 लिख दोगे और y बराबर 6 लिख दोगे। उस सिचुएशन में हमारे पास dA/dt कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर माइनस के 5 इंटू 8 हो जाएगा और 4 इंटू बेटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 8 जा 40, 4 6 जा 24, तो 40 में से 24 अगर माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा बेटा माइनस के 16। अब बच्चा माइनस के 16 लिखकर छोड़ के चला जाता है और उसे लगता है कि मेरे तो मार्क्स पूरे आएंगे। टीचर कहता है कि अच्छा बच्चे, यूनिट तो नहीं लिखा भाई, काटूंगा तेरे 1 मार्क्स। तो वो काटते हैं भाई। तो आपको क्या करना है सर, हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया इज अ 2 डायमेंशनल थिंग। तो 2 डायमेंशनल अगर वो क्वांटिटी है तो हमारे पास बेटा ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से इसका चेंज आएगा। नाउ दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, बात समझ में आई? तो ऐसे करके हम लोग इसको यूज करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट्स अगर मैं बात करूं तो वो आपको ध्यान रखने हैं, बाकी ये काफी इजी क्वेश्चन हो जाता है। लेट्स बिगिन विद द अनदर क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। फिर यहां देखेंगे सर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड इट्स हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसको लिख लीजिए कि सर रेडियस जो है वो हमारा कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। सर रेडियस चेंज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से और वो इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस में ही रहने देते हैं। और हाइट जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो अपने पास dH/dt जो है वो सर माइनस के 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाता है ना, माइनस के 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन द रेडियस। देखो बेटा फिर से दे दिया उसने, व्हेन, उस मोमेंट की बात कर दी। व्हेन कब सर? जब रेडियस 3 है एंड हाइट जो है वो 6 है। इन दोनों की बात आप लोगों को कर दी गई है। तो व्हेन के बाद आपको ध्यान रखना है कि इसका इस्तेमाल होता है जनरली क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए शुरू करते। सर किसका रेट ऑफ चेंज चाहिए हमें? वॉल्यूम का। सर वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है? सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है सर पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर एच। सर यहां से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा टाइम के रेस्पेक्ट में। अच्छा, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास dv/dt आ जाएगा। पाई हमारा कांस्टेंट है। अच्छा, तो आर स्क्वायर एच में हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो आर स्क्वायर पहले क्या हो जाएगा बेटा? आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ आर dr/dt हो जाएगा, जिसमें हमारे पास एच फंक्शन एज इट इज रहेगा, प्लस सर पाई हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, आर स्क्वायर हमारा कांस्टेंट रहेगा और एच का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा? dH/dt हो जाएगा। आप इसे ऐसे लिख सकते हो या फिर आप एक तरीका क्या है, पाई कॉमन लेकर लिख सकते हो। मैंने कोई सा भी तरीका लगाकर सॉल्व कर दिया है। डन। अब सर मैं dH/dt और dr/dt की वैल्यू अगर जानता हूं तो मैं इसका इस्तेमाल करके यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, है ना। चले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सर सबसे पहले पाई को कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन ले लेंगे तो 2r dr/dt कितना है सर? dr/dt हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटू एच आ जाएगा, प्लस पाई कॉमन ले लेते हैं तो r का स्क्वायर बचेगा और dH/dt -8 के बराबर है। तो ये वैल्यू सिस्टम आप लोगों के पास मिल जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि सर ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज नाउ पाई मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 2 जा 4rh, अच्छा, और -8r², ऐसे कुछ मिल रहा है। अब बच्चा हमारे पास ये dv/dt की वैल्यू आ गई, लेकिन सर इसमें तब तक हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं जब तक हम लोग मोमेंट की बात न कर ले। और वो मोमेंट क्या कहता था सर? वो मोमेंट हमसे ये कह रहा था कि सर जब रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है एंड हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है, उस मोमेंट की बात हो रही है। तो मैं इसे कैसे लिखना पसंद करता हूं? मैं इसे ऐसे लिखना पसंद करता हूं कि सर dv/dt व्हेन
रेडियस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, यही बोल रहा है ना। तो आप कहेंगे सर पाई तो है ही, जी सर। 4RH करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 6 आ जाएगा, जी सर। और -8R² यानी 8 इंटू 3 का स्क्वायर आ जाएगा, जी सर। तो यहां पर पाई तो है ही सर। 4 6 24, 24 इंटू 3 या फिर 12 6 72 हो जाएगा। -8 इंटू 9 72 हो जाएगा। अरे वाह, 8 9 जा 72 हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए सर, इस मोमेंट में 72 और 72 कट जाएगा तो पाई इंटू 0 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई इंटू 0 कर देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। सर 0 के साथ हम लोग कोई यूनिट नहीं लिखते हैं, तो अपना जो dv/dt है उस मोमेंट में, उस पर्टिकुलर मोमेंट में हमारा वॉल्यूम का चेंज कितना है सर, उस वक्त नो चेंज, कोई चेंज नहीं आ रहा है सर। हो सकता है किसी और मोमेंट में चेंज हो रहा हो, आप एक बार आर और एच की वैल्यू डिफरेंट रखकर देखो, कुछ ना कुछ और वैल्यू आ रही होगी, तो वो एक अलग मोमेंट होगा, ये एक अलग मोमेंट है। इस मोमेंट में हमारे वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा था, ये हमें वैल्यू बता रहा है देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। ठीक है, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट में वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में जीरो चेंज हम लोगों को देखने को मिलेगा। बढ़िया, ठीक है, कुछ खास नहीं कर रहे हैं बेटा, सेम फॉर्मूले को सेम तरीके से, सेम डेरिवेटिव्स को यूज करे जा रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सर फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y² बराबर 8x + 8 फॉर विच द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम रेट। एब्सिसा क्या होता है सर, एब्सिसा होता है एक्स एक्सिस। अच्छा, लिख दूं कहीं पे, एब्सिसा किसे कहते हैं सर, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, और ऑर्डिनेट किसे कहते हैं सर, ऑर्डिनेट कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। तो कोई भी कर्व जो है उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहे हैं, यानी सर dx/dt हो जाएगा इसके एब्सिसा का चेंज, और dy/dt हो जाएगा इसके ऑर्डिनेट का चेंज। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों वैल्यूज हमें बराबर गिवन है, ये दोनों वैल्यूज हमें गिवन दिया गया है, यानी ये दोनों बराबर रेट से चेंज हो रहे हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट सेम रेट पर चेंज हो रहा है। ठीक है सर, ओके। नाउ वो आगे कह रहा है कि सर मुझे वो पॉइंट बताइए जहां पर इस कर्व पर इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट सेम रेट पर चेंज हो रहा है। तो हम कर्व से ही शुरुआत करते हैं। हम कहते हैं सर कर्व क्या है हमारे पास, कर्व है y² बराबर 8x + 8 है। तो लेट्स डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज देखिए, तो y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy/dt हो जाएगा। ठीक है सर, चेन रूल से 8x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8dx/dt हो जाएगा और +0 हो जाएगा। सिंस बच्चे आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहां पर dy/dt या dx/dt किसी एक की वैल्यू रख दो, तो आप कहोगे सर जब ये दोनों बराबर हैं तो किसी को भी किसी से भी चेंज कर दो, तो आप कहोगे सर 2y dy/dt जो है वो हमारे पास 8 dy/dt के बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये dy/dt और ये dy/dt कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 2y बराबर 8 आ जाएगा। तो यहां से आप कहेंगे सर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। नाउ व्हाट इज द y की वैल्यू, y की वैल्यू 4। सर हमें तो पॉइंट ढूंढना था, सपोज करो ये वो ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है बेटा इस पॉइंट में अपने को y की वैल्यू क्या मिल गई है, 4 मिल गई है। तो यहां पर तो 4 है सर, यहां पर 4 है। हमें क्या निकालना है सर, x की वैल्यू ढूंढनी है। तो लेट अस अज्यूम, मैं इसे ऐसे बोलूं कि सर लेट p बी द पॉइंट, let p x, y be the point, be the required point, required point on y² बराबर 8x + 8
तो आप कहेंगे सर x, y अगर 8x प्लस 8 पर रिक्वायर्ड पॉइंट है जहां हमें y की वैल्यू 4 मिल गई है, इसका मतलब यह हुआ कि सर 4 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8x प्लस 8 हो जाएगा। सर 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 बराबर 8x प्लस 8 हो जाएगा। 8 अगर इधर ले आएंगे तो बेटा 8x बराबर 8 हो जाएगा, और आप कहेंगे सर x की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। तो सर ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारे पास 1,4 आ जाएगा। दिस इज द आंसर, यानी हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट था दैट इज P, वो क्या हो जाएगा 1,4 इज द आंसर जो आपसे मांगा गया था। व्हाट इज द पॉइंट वेयर द कर्व हैज सेम एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज, ऑर्डिनेट रेट ऑफ चेंज आपको मिल रहा है। हैं जी, बढ़िया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अ लैडर 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is the height of the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? क्वेश्चन देखिए, बड़ा खूबसूरत सा सवाल है मेरे बच्चे। यहां पर ये मान लेते हैं कि ये हमारी दीवार है, ठीक है, अमिताभ बच्चन वाली दीवार, और ये हमारा क्या है बच्चे, ये बेस है। दिस इज द बेस ऑफ द जो भी जमीन मान लो। अब हम लोग कह रहे हैं कि जो सर सीढ़ी है, सीढ़ी समझ रहे हो, सीढ़ी सीढ़ी सीढ़ी, सर सीढ़ी ऐसे करके मान लो, ऐसे करके रखी हुई है। दिस इज द लैडर, वो लैडर होती है ना लकड़ियों वाली, ऐसे करके चढ़ते हो पकड़ पकड़ के, वो वाली सीढ़ी है। ये कह रहा है कि सर इस सीढ़ी को ना हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से पकड़ के इसको दीवार से इस तरफ धकेल रहे हैं, इस तरफ धकेल रहे हैं। कितनी तेजी से सर, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ धकेल रहे हैं। तो क्या होगा सर, सीढ़ी लंबी थोड़ी ना हो जाएगी, सीढ़ी लंबी नहीं होगी तो क्या होगा सर, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सर नीचे की तरफ खिंचना शुरू हो जाएगा, है ना, ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि सर यही तो बता रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो हमें यहां पर इसको हम लोग ऐसे बोल दे कि सर ये dh/dt की वैल्यू मांग रहा है, ये हाइट कितनी तेजी से डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पर कुछ नोटेशंस आप लोग ले सकते हो कि सर लेट अस सपोज ये वाला डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं x, जिसको चेंज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो आप यहां से कहेंगे कि सर इस अजम्पशन के बेसिस पे वी कैन से दैट कि जो सीढ़ी का डिस्टेंस है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वॉल dx/dt, उसको बढ़ाया जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और सर हमसे पूछा क्या जा रहा है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक इस सीढ़ी की हाइट थी, ठीक है, इस सीढ़ी की हाइट थी, तो हमसे पूछा जा रहा है कि सर ये dh/dt की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, और इसने मुझे बोल दिया कि ये सीढ़ी जो है सर, ये जो है ये 5 मीटर की सीढ़ी है, दिस इज 5 मीटर्स की सीढ़ी है। क्योंकि बेटा यहां पर देखो सेंटीमीटर्स में बात चल रही है, तो मैं इसे 5 मीटर ना लिखकर 500 सेंटीमीटर लिखूंगा, तो मेरे लिए यूनिट वाला सिस्टम का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो ना, मीटर सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर, जो भी करना था। तो हमने कहा जैसा जब रेट हमें सेंटीमीटर पर सेकंड से चेंज किया जा रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं सर, लैडर को भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, उसे मीटर में रखने का कोनो फायदा नहीं है। ठीक, अब हम यहां से कहेंगे सर x और h के बीच में, ये जो आप x देख रहे हो दोस्त, ये जो आप x देख रहे हो और ये जो आप h देख रहे हो, इनके बीच में रिलेशन बेटा ये 500 सेंटीमीटर देगा। और वो कैसे देगा, आप ऐसे लिखोगे, कैसे कि सर वी नो दैट, वी नो, हम लोग डायग्राम से ये पता कर सकते हैं कि सर जो बेस का स्क्वायर होगा और जो हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, वो सर हमारे पास 500 के स्क्वायर के बराबर होगा। अरे हाँ सर, पाइथागोरस थ्योरम क्लियरली दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से लग रहा है। ओके, तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तब आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x dx/dt चेन रूल से। ठीक है सर, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2h dh/dt चेन रूल से, और 500 के स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अच्छा सर, dx/dt अपने को 2 मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू 2 रख दूंगा, तो ये 2x इंटू में 2 हो जाएगा प्लस 2h dh/dt।
ओके, इज इक्वल्स टू 0। यानी यहां से मेरे पास 2h/dh/dt जो है वो मेरे पास आ जाता है बेटा माइनस के 4x के बराबर। यानी यहां से अगर मैं सिर्फ dh/dt की वैल्यू बोलूं तो वो आ जाता है बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस के 2x/h, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। सर ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, ये अभी भी h और x के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये वैल्यू अभी भी x और h के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हम क्या कहेंगे सर, हमें अब वेन ढूंढना होगा। वेन शब्द कहां है सर, ये रहा, है ना, ये रहा वेन। तो वेन कह रहा है कि सर जब फुट ऑफ द लैडर जो है वो 4 मीटर अवे है, यानी अभी वो कह रहा है कि सर सपोज कीजिए कि ये वाला डिस्टेंस जो है हम लोग मान लेते हैं एक मोमेंट में 4 मीटर है, किसी मोमेंट में ये 4 मीटर है, तो ये 5 मीटर था। सर आप तो 500 सेंटीमीटर, अबे वही तो 5 मीटर है लल्लू लाल, वही 5 मीटर है ना। सर ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो उस वक्त हाइट कितनी रही होगी सर, उस वक्त मेरी हाइट जो रही होगी वो 3 मीटर रही होगी, है ना। पाइथागोरस थ्योरम यार, मैं यहां पर ना लिखकर मैं अलग से डायग्राम बना दूं, मुझे लग रहा है कि बच्चे ऐसे ना कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर गुच्छा करेंगे मेरे साथ, बिल्कुल गुच्छा करेंगे, बहुत गुच्छा करेंगे कि सर हमें नहीं समझ में आया, हमें फिर से समझाओ। तो ऐसे करके हम कह रहे हैं कि सर एक मोमेंट होगा जहां पर ये 4 मीटर डिस्टेंस पर होगा लैडर का फुट वॉल से, और लैडर तो सर है ही 5 मीटर का, तो ये उस वक्त 3 मीटर का रहा होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम यहां पर लिखेंगे सर व्हेन, ध्यान से देखिएगा दोस्त, व्हेन हमारे पास जब बेटा x की वैल्यू 4 मीटर रही होगी, देन h की वैल्यू 3 मीटर रही होगी, ये हमें डायग्राम से पता लग गया। हाँ सर, जब हमारे पास x की वैल्यू 4 मीटर रही होगी तब हमारे पास h की वैल्यू 3 मीटर रही होगी। तब सर, तब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताइए कि सर h का हाइट का रेट कितना आ रहा है, तब आप कहेंगे सर हाइट का रेट तो अब वेन कंडीशन के हिसाब से निकालेंगे। तो उस वक्त x की वैल्यू 4 थी तो h की वैल्यू 3 थी, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर विल बी माइनस के 8/3। बच्चा फिर से 8/3 माइनस के 8/3 लिख के घर चला जाता है, और टीचर बोलता है फिर से यूनिट नहीं लिखा है यार, कितनी बार बता दूं, ये बच्चा तो बड़ा नालायक है, इसके तो इस बार 2 मार्क्स काटूंगा। तो 2 मार्क्स काट जाते हैं, ठीक है। हमने कहा सर हाइट डिक्रीज हो रही है, जब मेरा डिस्टेंस सेंटीमीटर पर सेकंड में था, तो हाइट भी किस में हो जाएगी सर, हाइट भी अपने सेंटीमीटर पर सेकंड में हो जाएगी। आप इसे कह सकते हो कि सर जब हम सेंटीमीटर में काम कर रहे थे तो आप मीटर में क्यों कर रहे हो, तो इसमें यहां पर आप चेंज लेकर आ जाओ, यहां पर चेंज लेकर आ जाओ, ये सारी चीजें चेंज कर दो, और मैं दोबारा अगर आपको इसको सेंटीमीटर में ही लेकर आऊं भाई, सेंटीमीटर में लेकर आऊं, तब आप बोलोगे सर जब मेरे पास डिस्टेंस जो था वो 4 मीटर ना बोलकर मैं इसे 400 सेंटीमीटर बोल सकता हूं, मैं इसे 500 सेंटीमीटर बोल सकता हूं, तो मैं इसे 300 सेंटीमीटर बोल सकता हूं। तब आप कहेंगे सर जब x हमारे पास 400 सेंटीमीटर था तब हमारे पास h की वैल्यू कितनी थी, तब हमारे पास h की वैल्यू जो थी वो 300 सेंटीमीटर थी। अच्छा, तो इस सिचुएशन के अंदर आप कहेंगे कि सर अब मुझे बताइए dh/dt कितनी है, तो आप कहेंगे सर जब x की वैल्यू 400 सेंटीमीटर थी, h की वैल्यू 300 सेंटीमीटर थी, तो माइनस के 2 इंटू 400/300 करेंगे, तो सर आंसर तो अभी भी माइनस के 8/3 ही आने वाला है। सिंस हम लोग सेंटीमीटर में स्टार्टिंग से चलते हुए आ रहे हैं तो इसकी यूनिट भी बेटा सेंटीमीटर पर सेकंड में हो जाएगा। लेकिन सवाल इसने क्या पूछा, सवाल इसने मेरे से पूछा हाउ फास्ट डिक्रीजिंग, ठीक है, हाउ फास्ट डिक्रीजिंग। तो अब आप डिक्रीजिंग के केस में बच्चा 2 आंसर लिखता है, या तो 8/3 या तो -8/3। अब आप खुद सोच लो आंसर क्या लिखोगे। तो बच्चा बोलेगा सर मैं तो -8/3 लिखूंगा, तो टीचर बोलेगा ले भाई तेरे 1 मार्क्स और काटता हूं। अरे सर आप तो बस मार्क्स ही कटाए जा रहे हो हमारे, हैं। तो हमने पूछा कि डिक्रीज कितनी तेजी से कर रहा है, आप बोलोगे द हाइट इज डिक्रीजिंग, द हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर माइनस कब लगाएंगे बताते अभी बेटा, अगर आपको माइनस में लिखना होता तो आप बोलते द हाइट इज चेंजिंग, हाइट इज चेंजिंग
एट द रेट ऑफ -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया बेटा? चेंजिंग, जब मैं चेंजिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तब चेंजिंग में हम लोग ये गारंटी नहीं दे रहे हैं कि सर हाइट जो है वो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, तो इसीलिए माइनस का सिंबल हमें ये बताएगा कि हाइट जो है वो चेंज हो रही है और कम हो रही है। ठीक है, कम हो रही है। और जब हम लोग सिर्फ डिक्रीजिंग लिखते हैं तो डिक्रीजिंग के केस में हमें पता है कि कम हो रही है, तो उसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है भाई। ये बात छोटी सी और अपने पॉकेट में दबा लो। बढ़िया भाई, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। फाइंड द रेट ऑफ, ये क्या है सर? ऑफ है, ये ऑफ है, ऑफ है ना, इफ नहीं है, ऑफ है। ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क विद रेस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफेरेंस व्हेन इट्स रेडियस इज। देखो बेटा, इस बार टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं पूछा है, इसने पूछा कि सर एरिया का चेंज बताओ विद रेस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफेरेंस। यानी क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि उसने क्या पूछ लिया? उसने पूछ लिया कि सर हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफेरेंस बताओ कितना होगा। कब सर? जब हमारे पास रेडियस जो होगा वो 8 सेंटीमीटर का होगा। तो अब क्या करें? अब क्या करें सर? अब क्या करें? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें? चलो देखो, हमने कहा कि सर यहां पर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। हम कहते हैं कि सर एरिया का फॉर्मूला अलग से चला लो, अच्छा, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अलग से चला लो। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अलग से चला लो। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। अच्छा, अब अगर मैं दोनों वेरिएबल जो है, दोनों फंक्शन जो है वो रेडियस के हैं, तो आर इज द पैरामीटर। अरे यार, अब तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन को बीच में ले आए। यही तो मजा है, यही तो मजा है। तो अगर मैं ए को बेटा आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं, किसके रेस्पेक्ट में? ए को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं तो आपके पास 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है सर। जब मैं सी को बेटा आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं तो आप कहेंगे सर 2 पाई आ जाएगा। अब अगर मुझे निकालना है डी ए बाई डी सी, यानी एरिया का चेंज विद रेस्पेक्ट टू सर्कमफेरेंस, तो बेटा मुझे डी ए बाई डी आर को डिवाइड करना होगा सर्कमफेरेंस के डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर से, है ना। तो यहां पर आ जाएगा सर 2 पाई आर आ जाएगा, यहां पर आपके पास 2 पाई आ जाएगा, तो ये कटने पर आर आ जाएगा। सर ये वैल्यू तो आ गई, लेकिन इसने मुझे बोला कि सर मुझे बताइए एरिया का रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू सर्कमफेरेंस जब बेटा आर हमारा कितना था? 8 सेंटीमीटर का था, तो सर आर की वैल्यू 8 रख दूंगा तो ये हो जाएगा। अब इसका यूनिट बनाने में बच्चे को बहुत दिक्कत। बेटा देखो, यूनिट कैसे बनाओगे? यूनिट ऐसे बनाओगे कि सर एरिया जो है वो अपने पास स्क्वायर सिस्टम यूनिट है, ठीक है, और सर्कमफेरेंस जो है ये 1 डायमेंशन यानी यूनिट सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है, लीनियर यूनिट सिस्टम में आ जाएगा। तो एरिया का स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा सर? एरिया का यूनिट हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और सर्कमफेरेंस का यूनिट क्या आ जाएगा सर? सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब आप ऐसे लिखोगे कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर एरिया है नीचे सर्कमफेरेंस है, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेंटीमीटर अपना आंसर हो जाएगा। डन डना डन, डन डना डन, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑफ अ हॉलो स्फीयर इज कांस्टेंट। अच्छा, हॉलो स्फीयर बना लेते हैं एक बढ़िया सा और फिर बात करते हैं। अच्छा जी, क्या है? ये लीजिए, चलिए, ये क्या है बेटा? एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। ये अगर मैं यहां से इसका सेंटर यहां पर रखता हूं तो ये वाली जो लाइन होगी, दिस लाइन इज द इनर रेडियस, ठीक है, एंड दिस लाइन इज द आउटर रेडियस। तो ये अपना मान लेते हैं स्मॉलर आर है, ये अपना ग्रेटर आर है, ठीक है। ये कह रहा है इफ द इनर रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो क्वेश्चन में अपने को दे दिया कि स्मॉल आर जो है वो अपना चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चेंज हो रहा है। अच्छा,
तो ये कह रहा है फाइंड द इंक्रीज ऑफ द आउटर रेडियस। आउटर रेडियस वो कह रहा है कि सर इसकी वैल्यू बता दीजिए, आउटर रेडियस कितनी तेजी से चेंज हो रही है, ठीक है। व्हेन द रेडियाई, बेटा व्हेन की कंडीशन दे दिया है क्या कि सर व्हेन द रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ऑब्वियस ही बात है इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर का रहा होगा और आउटर रेडियस बेटा 6 सेंटीमीटर का रहा होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। आउटर रेडियस कैसे 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, है ना। तो ये अपने पास 6 सेंटीमीटर, ये अपने को कंडीशंस दे दी गई है। इसने मुझे जो कंडीशन दिया वो ये, द वॉल्यूम ऑफ द मेटल हॉलोस्फीयर इज कांस्टेंट। बेटा वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो ये वाला पार्ट अपना वॉल्यूम में गिना जाएगा, इतना पार्ट हमारे स्फीयर का वॉल्यूम में गिना जाएगा। तो ये कैसे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ हॉलोस्फीयर, कैसे निकालते हैं सर, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो अगर मैं यहां पर वॉल्यूम ऑफ हॉलोस्फीयर आपसे बोलूं तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम ऑफ हॉलोस्फीयर हमें निकालना आता है, वॉल्यूम ऑफ हॉलोस्फीयर हमें निकालना आता है। वो कैसे निकलता है सर, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ऐसे करके निकालते हैं। जी सर, क्लास 10th में हमने सीखा था हॉलो फिगर्स का। तो अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो आप कहेंगे सर डीवी बाई डी टी कितना हो जाएगा, सर डीवी बाई डी टी 4/3 पाई जो है ये तो कांस्टेंट है, कैपिटल आर क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 कैपिटल आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी हो जाएगा, माइनस स्मॉल आर क्यूब का हो जाएगा 3 आर क्यूब स्मॉल डी आर बाई डी टी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सो लेट्स पुट द वैल्यूज गाइज, लेट्स पुट द वैल्यूज। तो आप कहेंगे सर 4 पाई बाई 3 तो हमारे पास है, ओके। तो यहां पर 3 कैपिटल आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी माइनस स्मॉल डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है सर, 1 सेंटीमीटर, तो इस जगह पर 1 डाल दूं तो ये हो जाएगा माइनस के 3 आर का स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर। सर अभी तक एक्सप्रेशन बेस्ड है तो हमें वेन वाली कंडीशंस का इस्तेमाल करना होगा, ये रही वेन वाली कंडीशंस, है ना। सो अब मैं कहूंगा कि सर मुझे निकालना है डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी क्या निकालना है सर, वेन वाली कंडीशंस का इस्तेमाल करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, कि सर जब मैं वेन कंडीशन यूज करूंगा तो कैपिटल आर कितने का है, 6 का है, स्मॉल आर कितने का है सर, 3 का है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ये वैल्यू हो जाएगी 4 पाई अपॉन में 3, यहां पर आ जाइए तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 यानी 108 हो जाएगा सर। इसके साथ कैपिटल डी आर बाई डी टी आ जाएगा, ओके, माइनस 3 आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी, ओके। सर ये डीवी बाई डी टी भी तो नहीं मालूम है ना हमें, वॉल्यूम कितनी तेजी से चेंज हो रहा है ये तो मालूम नहीं, ये पूछा भी नहीं, फिर क्या करें। दिमाग लगाओ बच्चा, दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग दिमाग, दिमाग ही सबसे बड़ी चीज है। भैंस बड़ा या दिमाग, तो बच्चा बोलेगा भैंस, तो वही वाला बेटा सॉल्व नहीं हो पाएगा। दिमाग बड़ा भाई, दिमाग बड़ा। यहां बोला है, क्या बोला है सर, द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑफ अ हॉलोस्फीयर इज कांस्टेंट। हॉलोस्फीयर का जो वॉल्यूम है, मेटल का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। सर ये आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये इसके साथ बोल रहा है कि जो हमारा dv बाई डी टी होगा, यानी जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। ये स्टार है इस क्वेश्चन का बेटा। ये वाला इंफॉर्मेशन किसी बच्चे ने लिखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं। तो ऐसे भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दिखाई दे सकता है कि सर उसने कांस्टेंट बोल दिया, इसका मतलब वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा है। सर वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसका जो विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा वो भी सर 0 हो जाएगा। अच्छा, तो 4 पाई बाई 3 को 0 के पास भेज दिया तो हमारे पास यहां पर क्या जाएगा, 108 डी आर बाई डी टी माइनस के 27 बराबर 0 आ जाएगा। सो यू विल से दैट कि सर डी आर बाई डी टी जो होगा वो हमारे पास 27 अपॉन में 108 आ जाएगा सर। 4 गुना कर दें यार, 4 7 28, हाँ 4 गुना कट रहा है तो ये कैंसल आउट होने पर बेटा 1 अपॉन में 4 बन रहा है, जिसको आप 0.25 लिख सकते हो। सर पहले से यूनिट सिस्टम क्या चल रहा था, सेंटीमीटर पर सेकंड चल रहा था, तो आप यहां पर भी सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर दे दोगे। दिस इज योर कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। है जी, बढ़िया जी, ठीक है। धीरे धीरे करके चीजें और मजेदार हो रही हैं, बढ़िया, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो फटफट आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक बेहतर क्वेश्चन, सर 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज विद फिक्स्ड बेस बी। अच्छा जी, हम लोग एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है।
ये लीजिए एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया। इसमें इसने मुझे इंफॉर्मेशन के नाम पे क्या पकड़ाया, कद्दू, कुछ नहीं पकड़ाया बेटा। इसने बोला कि हमारा जो बेस है वो सर बी बेस है, वो बेस फिक्स्ड है, यानी आप इसकी लेंथ को नहीं बदल सकते, ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। फिर ये कह रहा है कि सर जो दो इक्वल साइड्स हैं, जो दो इक्वल साइड्स होती हैं, यानी एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों साइड्स की लेंथ जो है या लंबाई जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो लेट अस अज्यूम, मैं इसे कहता हूं कि ये लेंथ कितनी की है सर, ये लेंथ को हम लोग x मान लेते हैं। अच्छा, तो ये लेंथ भी कितने का हो जाएगा सर, ये भी x का हो जाएगा। जी सर। अच्छा, यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करते हैं दोस्त, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हम लोगों ने, बढ़िया। जी सर, मजा नहीं आया, हाँ अब ठीक है, चलो कोई नहीं, मजा नहीं आ रहा यार, अब ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया। तो हम कहेंगे सर ये वाली लेंथ जो होगी, ये लेंथ कितनी की हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी सर, दिस इज b/2, ये x की है, तो ये लेंथ कितनी की हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की लेंथ जो है पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप निकालोगे तो दिस विल बी अंडर द रूट x का स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा लेंथ हो जाएगा डायग्राम की मदद से, है ना। जी सर। अब ये कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, सर एरिया के बारे में बोल रहा है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, पहले गिवन इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। सर गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से x जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से। और कुछ दिया है, नहीं सर और कुछ नहीं दिया है। फिर वो मुझे क्या बोल रहा है, मुझे बोल रहा है कि सर बताइए एरिया कितने रेट से डिक्रीज कर रहा है, कब बोल रहा है सर, जब बोल रहा है कि जो इक्वल साइड्स हैं वो इक्वल टू द बेस है, उस कंडीशन में, व्हेन जो इक्वल साइड्स हैं वो बेस के बराबर है, बी के बराबर है, उस कंडीशन में हमें पूछ रहा है। तो सर इस कंडीशन में अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा सर, हाइट हो जाएगा बी का स्क्वायर, नहीं एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा, दिस विल बी द हाइट। ओके, सो मैं इसे थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। सर ये स्क्वायर रूट मुझे बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, ठीक है, दर्द डिस्को दर्द दे रहा है बहुत ज्यादा, तो मुझे स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करने का मन है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है सर, जैसे ही मैं स्क्वायर कर दूंगा तो वी विल बी गेटिंग, यहां पर a का स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर बेटा b स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा, और यहां पर x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस b की पावर 4 अपॉन में 16, है ना, ऐसा कुछ लिख सकते हो। सर अब डिफरेंशिएशन करें क्या, करो भाई करो करो, कौन रख रहा है तुमको डिफरेंशिएशन करने से, करो। अब डिफरेंशिएशन करोगे तो हम लोग कहेंगे सर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं सर, टाइम कर रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा 2a/dt आ जाएगा। जी सर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां करोगे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो बी स्क्वायर बाई 4 जो है वो तो कांस्टेंट है, तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x dx/dt हो जाएगा, है ना। और सर बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4/16 जो है वो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहां से आप कहेंगे, इधर देखिए दोस्त, यहां से आप कहेंगे कि सर dA/dt की वैल्यू कितनी आ जाती है, सर dA/dt की वैल्यू आ जाती है अपने पास बी स्क्वायर इंटू 2x, dx/dt की वैल्यू 3 है, तो यहां पर 3 आ जाएगी, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा सर, 2a आ जाएगा, तो ये 2 और 2 भी कट जाएगा, वो मैं बाद में काट दूंगा। सर अब वेन वाली कंडीशन का इस्तेमाल करना होगा, वेन वाली कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर देखिए सर, जब हम लोग dA/dt निकाल रहे हैं, कब सर, जब x की वैल्यू किसके बराबर थी, b के बराबर थी। सर यहां तो x की वैल्यू तो आप रख दोगे b के बराबर, b के बराबर रख दोगे, लेकिन a की वैल्यू कहां से लाओगे, तो बेटा फिर से दिमाग लगाओ, बेटा जब x और b बराबर होंगे
जब ये x बराबर होंगे b तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। सर अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा तो उस वक्त एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/4 b का स्क्वायर हो जाएगा। ये यहां तक आपको सोचना है इस सवाल के अंदर। देख रहे हो कितने बढ़िया सवाल हैं, मैं लेकर आ रहा हूं ताकि आप लोग सोचने पर मजबूर हो कि सर जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा तो उसका एरिया कितना होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। जी सर, तो वैल्यू रख दो भाई, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। सर ये b का स्क्वायर हो गया, x की वैल्यू आपने b रख दिया, इनटू में 3 आ गया तो ये 3b हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू √3b²/4 है। तो आप कहेंगे कि सर ये देखो इस b² से एक b² कट गया, ठीक है सर, इस √3 से ये √3 टाइम्स कट जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, हमारे पास 4√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 4√3 आ जाएगा। तो ये 4√3 सेंटीमीटर के हिसाब से देखें तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड मेरा आंसर हो जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। बट यहां पर नेगेटिव साइन आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आ रहा है, नेगेटिव साइन आना चाहिए था। हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग आपसे पूछा जा रहा है, एक बार इसे क्रॉस चेक कर लें हम लोग, हैं जी। हमने गलती क्या करी है सर, गलती ये देखिए, ये देखिए ताजा ताजा गलती बताता हूं, हमने डिक्रीजिंग का कंडीशन लिया ही नहीं। ये देखिए यहां पर क्या था सर, -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड था। सर डिक्रीजिंग केस यहां नहीं लिया है तो यहां पर भी गलती होनी शुरू हो गई। तो ये क्या बन जाएगा सर, यहां पर आ जाएगा -3 आ जाएगा, और ये -3 होगा तो सर यहां पर भी एक माइनस का साइन आ रहा होगा, तो यहां पर भी एक माइनस का साइन आ रहा होगा, तो सर यहां पर भी एक माइनस का साइन आ रहा होगा, हैं जी। तो कितना आ गया सर, -4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। सर जब मुझे डिक्रीजिंग पूछा गया है तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, द एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, द एरिया इज डिक्रीजिंग at the rate of 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बेटा माइनस नहीं लगाना है, ये बात फिर से बोल रहा हूं, बिकॉज उसने डिक्रीजिंग बोला है तो हम डिक्रीजिंग में माइनस नहीं लगाएंगे, बिकॉज डिक्रीजिंग ऑलरेडी माइनस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बढ़िया। सो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा सवाल हो गया, हमारे कंफ्यूजन को काफी क्लियर कर सकता है ये सवाल। तो इसी के साथ मैं अब चलता हूं आज के आखिरी क्वेश्चन पे और बात करते हैं इस सवाल का आंसर क्या है। क्या कह रहा है सर, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल π/6 एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 6। इतना ठीक है जी। हम लोग एक फटफट से क्या करते हैं, फटफट से एक कोनिकल फनल बनाते हैं। ये लीजिए, ठीक है सर, बढ़िया लग रहा है, अब बढ़िया लग रहा है, हाँ सर, ओके। तो ये क्या हो गया, ये सर हमारा कोन हो गया, कोनिकल फनल हो गया। अच्छा ये यहां से अगर मैं इसके मिड पॉइंट से ऐसे करके ड्रॉ करूं तो हमारे पास सेमी वर्टिकल एंगल कितना दे दिया सर, सेमी वर्टिकल एंगल यानी ये एंगल जो है आपको दे दिया गया है π/6। कितना, π/6 सेमी वर्टिकल एंगल दे दिया गया है। सो हम कहेंगे कि सर ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ दिस, ये कितना हो जाएगा, ये सर हो जाएगा हमारे पास हाइट ऑफ दिस, ओके। और ये वाला एंगल अगर मैं यहां ना लिखकर कहीं और लिखूं तो बेहतर होगा। दिस एंगल इज नथिंग बट π/6 आपको दे रहा है, और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा स्लैंट हाइट, दिस इज द स्लैंट हाइट, ओके सर। ये कह रहा है सर इसके अंदर जो पानी है वो कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है, एट द यूनिफॉर्म रेट वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम द कोनिकल फनल ऑफ द सेमी वर्टिकल एंगल एट द यूनिफॉर्म रेट इतना through a tiny hole at the vertex in the walls. What is the slant height is 4 centimeter at the, okay, decreases of the slant height of water, okay, 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 okay.
ये क्यूब होना चाहिए था, मेरे ख्याल से ये क्यूब होना चाहिए था, तो ये अपने पास 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि क्यूब ही होना चाहिए। वाटर है बेटा, वाटर पानी। इसमें बोल रहा है कि सर यहाँ से ना, यहाँ छेद है तो पानी धीरे धीरे टपक कर बाहर आ रहा है, बाहर पानी गिर रहा है बाहर, तो पानी का वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी सर हम लोगों को दे दिया गया है dv/dt, यानी वॉल्यूम जो है वो सर कम हो रहा है, -6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से कम हो रहा है। जी सर, कोई बात नहीं। फिर वो कह रहा है कि सर सेमी वर्टिकल एंगल हमें π/6 दिया हुआ है। व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ द डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर। अच्छा सर, स्लैंट हाइट अपने को कितना दिया है, हमने को एल के बेसिस पे हम लोगों को बताना है। एल का क्या बताना है, स्लैंट हाइट का डिक्रीज रेट बताना है हमें। तो हम लोग यहां से कुछ चीजें आपके लिए बोल सकते हैं कि सर अगर ये ट्राइंगल को आप लोग ऐसे देख पा रहे हो कि सर यहां पर π/6 है, यहां पर L है, यहां पर H है और यहां पर R है, तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको बता सकती है कि सर ये L sin π/6 जो होगा वो हमारे पास R के बराबर होगा, और L cos π/6 जो होगा ये हमारे पास H के बराबर होगा, है ना। L sin π/6 हमारे पास R के बराबर होगा और L cos π/6 हमारे पास H के बराबर होगा। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाई है और आपके सामने ये तैयार है। तो हम लोग R और H को L के बेसिस पे डिफरेंट वो कर सकते हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना होता है सर, वॉल्यूम ऑफ दिस, तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम जो होता है वो होता है हमारे पास 1/3 πr²h होता है। जी सर, 1/3 πr²h, जिसे अगर मैं रिप्लेस करूंगा इन वैल्यूज से तो ये 1/3 पाई r² हो जाएगा अपने पास। L sin 30 होता है 1/2, यानी L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और cos 30 होता है बेटा हमारे पास √3/2, तो ये L√3/2 हो जाएगा। यानी फाइनली वॉल्यूम विल बी लुकिंग लाइक √3 से √3 कैंसिल, और ये 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो हमारे पास π/8 √3 आ जाएगा और L का क्यूब आ जाएगा। ओके सर, ऐसा कुछ तैयार हो गया, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए बेटा विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू t कर दीजिए, तो हमारे पास dv/dt कितना हो जाएगा सर, पाई और 8 √3 जो है वो तो कांस्टेंट है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3L का स्क्वायर dl/dt आ जाएगा। जी सर, ओके सर, इसने बोल दिया कि पानी जो है वो 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से कम हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो हमें स्लैंट हाइट की कमी बतानी है कि स्लैंट हाइट कितनी तेजी से कम हो रहा है। सो लेट्स पुट द वैल्यूज, कि हम लोग यहां पर कह रहे हैं कैसे कि dv/dt की वैल्यू -6 है, और ये π/8 √3 हो जाएगा, और यहां पे 3L² dl/dt आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहां से आगे चलते हैं दोस्त। आप कहेंगे कि सर dl/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, dl/dt की वैल्यू हो जाएगी -48 √3 डिवाइडेड बाई 3πL²। जी सर, सर ये एक फिक्स वैल्यू नहीं है, तो हमें वो व्हेन ढूंढना है। व्हेन, तो बेटा व्हेन क्या लिखा है, व्हेन स्लैंट हाइट ऑफ वाटर इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ये बोल लिया क्या, तो हम लोग बोलेंगे सर dl/dt हम लोगों को निकालना है व्हेन स्लैंट हाइट इज 4 सेंटीमीटर। जब स्लैंट हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर था तब, तो हम कहेंगे सर -48 √3 तो है ही, डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई है, और L का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48, तो 48 जो है ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास -√3/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आखिरी सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, आखिरी सवाल ये पूछा जा रहा है कि सर फाइंड द रेट ऑफ द डिक्रीज। अरे मेरे लाल मेरे पीले, फाइंड द रेट ऑफ द डिक्रीज पूछा जा रहा है, तो माइनस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। मैंने तो यहां पर आंसर छोड़ दिया, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर मुझे माइनस लगाना है या नहीं लगाना है, बताओगे ना, बताना प्लीज, बताना प्लीज, ठीक है। सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। ये था अपना रेट मेजरमेंट का बहुत बेहतरीन सवाल, जहां पर कुछ बेसिक से लेकर मैं काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तक गया हूं, तो इनको प्रैक्टिस करना है, और इस चैप्टर को लगाने के बाद एनसीईआरटी जरूर प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी के अंदर भी काफी अच्छे सवाल हैं, और भाई बस यहीं तक था, फिर उसके बाद मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। जय हिंद दोस्तों।